4 दिन पहले इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था। हजारों रॉकेट दागे, आम लोगों की हत्या की, अगवा किया, बंधक बनाया। अब भी तकरीबन 150 लोग हमास के आतंकवादियों के बंधक हैं। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। 4 दिन में आतंकवादी ठिकानों पर 1200 से ज्यादा हमले किए गए हैं। पूरी की पूरी गाजा पट्टी नाका बंद है। करीब 2 लाख लोग गाजा से भाग चुके हैं। 1.5 लाख शरण लिए हुए हैं। लेकिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक इजरायल थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इस सब के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी से लेकर भारत तक ने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के साथ खड़े रहने की बात कही है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि कोई दूसरा देश इस जंग में शामिल ना हो। अब तक ये लड़ाई हमास के आतंकवादियों और इजरायल के बीच ही है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली तो इसके खतरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक 22 देशों के लोग इस आतंकी हमले में मारे जा चुके हैं या फिर वो लापता हैं। ऐसी सूरत में सवाल यही है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ इजरायल की लड़ाई में दुनिया को साथ देना चाहिए? क्या हमास आतंकवादियों की कार्रवाई को कुछ मुस्लिम देशों की ओर से आजादी की लड़ाई बताना सही है? क्या आतंकवादी ठिकानों पर इजरायल की बमबारी के बदले बंधकों की कैमरे पर हत्या करने की हमास की धमकी के सामने इजरायल झुक जाएगा? गाजा की जमीन खंडहर, आसमान धमाकों की गूंज से बहरा हुआ जाता है। हमास के आतंकवादियों के एक दिन के हमले ने मानो पूरी गाजा पट्टी में बारूद भरकर रख दिया। इजरायल ने गाजा पट्टी पर बमबारी जारी रखी है। हमास के रॉकेट अटैक थमे हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा थमता नहीं। इजरायल की 900 और गाजा पट्टी में 700 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने कसम खा ली है कि हमास के आतंकवादियों के समूल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। उधर हमास आतंकवादियों के कब्जे में करीब 150 बंधक इजरायली हैं। हमास ने धमकी दी कि हर एक बम के बदले एक बंधक की हत्या कैमरे पर की जाएगी, लेकिन इजरायल पर इन धमकियों का असर नहीं दिखता। इस आखिरी जंग में इजरायल ने गाजा पट्टी की संपूर्ण नाकेबंदी कर दी। गाजा में बिजली, पानी, रसद, गैस सब बंद है। इजरायल पर आतंकवादी हमलों का नया मोर्चा उत्तर में लेबनान बॉर्डर पर खोलने की कोशिश हुई। इजरायल ने सख्ती से उसे नेस्तनाबूद किया। इस जंग का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम युद्ध क्षेत्र में मौजूद है। बम धमाकों, हमले के सायरन, हमास के हमले की दहशत के बीच इजरायल से लेबनान तक आज तक रिपोर्टर्स सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग इस समय दक्षिणी इजरायल के एशड्रोड के इलाके में है। ये गाजा पट्टी के बेहद निकट है। बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स और टैंक्स को यहाँ तैनात किया गया है। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूँ यरूशलेम में। मेरे ठीक पीछे सुनहरे दिख रहे अल अक्सा मस्जिद से। और कैसे अब ये शहर जो हमेशा साल भर भीड़ भाड़ से भरा रहता था, वो पूरी तरह से खाली हो चला है। गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों पर इजरायल की बमबारी में बड़ी तादाद में आम लोग भी मारे गए। यूएन के मुताबिक 1,87,000 लोग गाजा पट्टी से पलायन कर चुके हैं। 1,37,000 लोग 87 स्कूलों में शरण लिए हैं। हमास के लिए खतरे की बात यह कि दुनिया के किसी देश ने उसकी सीधी मदद करने का ऐलान नहीं किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने एक साझा बयान जारी करके कहा कि हम सभी देश ऐसे अत्याचारों के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के प्रयासों में इजरायल का समर्थन करेंगे। हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि इजरायल का कोई भी दुश्मन इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश न करे। यह ऐसा समय नहीं। खुद अमेरिका ने भी कहा कि वो इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन इजरायल को किसी चीज की कमी भी नहीं होने देगा। दुनिया के बड़े देशों को यह चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने जिस तरह इजरायल पर हमले के बहाने मानवता के खिलाफ अत्याचार किया, उसके बावजूद कई इस्लामिक देश इस हमले का समर्थन कर रहे थे। यही वजह है अमेरिका ने ईरान को दो टूक कहा कि वो युद्ध से दूर रहे। यूएई ने सीरिया को चेतावनी दी कि इस युद्ध में शामिल न हो जाना। लेबनान को भी चेतावनी दी गई है। युद्ध भड़कने की आशंका इसलिए बढ़ गई क्योंकि ईरान से लेकर तुर्की जैसे मजबूत देश भी हैं जो हमास के इस हमले को अधिकार की लड़ाई करार देते हैं। तुर्की ने तो इस विवाद को शांत करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश भी रखी, लेकिन पेशकश भी कैसी है सुन लीजिए। फिलहाल गाजा का हाल इजरायल के रुख पर निर्भर है और इजरायल हमास के आतंकियों के संपूर्ण खात्मे से पहले थमने वाला नहीं।
हालांकि भारत जैसे शांतिप्रिय देश आतंक के खिलाफ हैं, लेकिन निर्दोषों की मौत के खिलाफ भी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े रहने का वचन दिया है। यरूशलेम से आशुतोष मिश्रा और बेरूत से अशरफ पानी के साथ स्टेरॉट से गौरव सावंत, इजराइल आज तक। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान मामलों में खासतौर से आपकी ज्यादा जानकारी रही है, उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, आगे किस तरह से आगे बढ़ना हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिशंबर दयाल जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अभी जिस तरह के हालात हैं और इजराइल की ओर से दो टूक कहा गया है, न रुकेंगे न झुकेंगे, एक एक करके जब तक खात्मा नहीं कर देते हैं आतंकवादियों का, तब तक ये बड़ी लड़ाई जारी रहेगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को इजराइल के आप? देखिए, इजराइल का बयान स्पष्ट है। एक न्यूटन का लॉ है, देयर इज ए रिएक्शन टू एक्शन टू एवरी रिएक्शन, देयर इज ए रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो जो हमास ने किया, इजराइल उसका तो बदला लेगा, बिल्कुल। और इजराइल उस हद तक लेगा जिस हद तक शायद अब तक इजराइल ने कभी नहीं किया था। और वो यही है कि इजराइल कंप्लीटली गाजा स्ट्रिप में जो भी कुछ जहां कहीं भी थोड़ा बहुत संकोच है उसको धराशायी कर देगा, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वॉर ऑफ एट्रिशन स्टार्ट हो चुकी है। हमास ने शुरू की, लेकिन अब इजराइल इसको कंप्लीटली वॉर ऑफ एट्रिशन पे लेकर जाएगा, उस हद तक लेकर जाएगा जब तक मैं समझता हूं हमास के कहीं ना कहीं हमास का फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि दुनिया जैसे आज हम लोग सब इजराइल के साथ खड़े हैं कि उनकी ह्यूमन वायलेशंस, उनके एक फेस्टिवल के दौरान एक दिन दुनिया ये बोलने लगे कि ये देखिए गाजा स्ट्रिप में क्या हो रहा है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप बहुत थिकली पॉपुलेटेड है। जैसे कलकत्ता में अगर जाओ आप, पैर रखने को जगह नहीं है, की जगह पे वहां पैर रखने को जगह नहीं है। तो जितनी बमबारी आज के दिन वो कर रहे हैं, पहले वो पूरा एयरफोर्स यूज कर रहे हैं, फिर यूएवीज यूज कर रहे हैं, फिर आर्टिलरी यूज कर रहे हैं, रॉकेट्स यूज कर रहे हैं, अभी कवर्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। जैसे वो स्टेबलाइज करेंगे फेंस, अपनी बॉर्डर फेंसिंग के इस तरफ के एरिया को एलिमिनेट करेंगे, टेररिज्म को इस साइड से, फिर उस साइड वो मेरे ख्याल में ग्राउंड फोर्सेस अटैक करेंगी। तो ये लंबा चलेगा, पिछली बार की तरह नहीं कि 10-11 दिन में। जब तक हाहाकार नहीं मचेगी गाजा स्ट्रिप में, दुनिया इंटरवीन नहीं करेगी। मैं समझता हूं नेतन्याहू को प्रूव करना है ना। वो आज के दिन अगर कोई लीडर सबसे ज्यादा स्ट्रेस में था तो नेतन्याहू था। नेतन्याहू को भी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ही वाज ऑलरेडी लूजिंग, अब इतने लोग पहली बार बिल्कुल कैसे जवाब देंगे देश को अगर बदला नहीं देंगे। तो ये अब एक मैं समझता हूं अहंकार की लड़ाई भी चलेगी एक लीडर की, क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। दुनिया कब इंटरवीन करेगी? दुनिया दो पालों में बट चुकी है, और ये बटे हुए पाले कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते। और ये बटे हुए पाले क्या, जब आतंकी इस तरह से हमले होते हैं उस वक्त भी अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब क्यों किया जाता है, इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन उसके पहले अब मैं सीधे आ जाती हूं जनरल मेस्टर आपके पास। अभी जो बातें सर की ओर से कही गई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, 1500 जो हमास के लड़ाके थे आतंकवादी, उनको मार गिराया है इस जवाबी कार्रवाई में, लेकिन लगातार ये हमला जारी रहेगा। इसके पीछे किस तरह का मंसूबा आप इजराइल का देख रहे हैं? क्योंकि बार बार, एक बार हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद चीजें शांत हो जाती हैं, फिर अपने ढर्रे पर दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार हमास की ओर से बहुत ज्यादा कर दिया गया। उकसावे की एक ऐसी कार्रवाई फिलिस्तीन को भी भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में, जो जवाबी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। चित्रा, दो चीजें। पहली बात, हमास ने इतना ये कार्रवाई जो की है उसके कारण तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज मैं एक नया एंगल लेके आना चाहूंगा। देखिए, ये जो टेररिस्ट थे, ये ट्रेनिंग इन्होंने कहां ली है? आज की तारीख में ली है। अगर आप पाकिस्तान के जो आज के वो चेयरमैन है जो इनका मुस्लिम लीग नवाज का, जफरुल हक, इसने 2021 में सीनेट में बोला था कि पाकिस्तान आर्मी हमास की ट्रेनिंग कर रही है, और ये 1981 से शुरू हो रही है, क्योंकि यही मिनिस्टर उस समय इजिप्शियन में एम्बेसडर था, उससे पहले ये जियाउल हक के अंडर था, दिस सेम मिनिस्टर। और ये तब से हमास और ये पीएलओ की ट्रेनिंग वहां हो रही है। और वहां से रिस्पांस ये था, अबू जिहाद जो वहां का पीएलओ लीडर था, कि जो टेररिस्ट हमारे जो ट्रेन करके पाकिस्तान आर्मी भेजती है वो बहुत बोल्ड है और निडर है। ये इसका मतलब पाकिस्तान एंगल है और ये निकलेगा शीघ्र। साथ में अभी ये लड़ाई किस तरफ जाएगी, जैसे जनरल साहब ने बोला है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी इजराइल का मकसद बहुत क्लियर है, वंस एंड फॉर ऑल ये हमास को खत्म करना। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इजराइल आज वो दशा में है
कि अगर उनको अपने ये होस्टेज को भी लूज करना पड़े वो उसमें तैयार रहेगा, वो अभी कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा, उसका मकसद क्लियर है। समय मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं अशरफ वानी हमारे संवाददाता, वहां पर किस तरह के हालात है? रास्ता या एक हम गेटवे कहें, वो न सिर्फ हथियारों की सप्लाई के लिए बल्कि साथ ही साथ लड़ाकों के लिए अब यहाँ बन रहा है। उस पर और विस्तार से हम आने वाले दिनों में जो है जांच भी करेंगे और जमीनी हालात भी टटोलेंगे। अशरफ वानी, इसराइल लेबनान बॉर्डर, अल अमीन आज तक। पानी हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है। आशुतोष मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं, गौरव सावंत भी है। जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी आप देखिए किस तरह की बड़ी चुनौतियां हैं वहां पर, और वहां पर जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी युद्ध क्षेत्र से हमारे तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? चित्रा, मैं उस जगह पे हूं जहां इस समय गोली तो नहीं चल रही है, लेकिन इन गोलियों के चलने की जो कहानी है, जो इतिहास है, उसकी शुरुआत संभवतः यहीं से हुई है, क्योंकि ये यरूशलेम और यहीं से शायद इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है इतिहास में शुरू हुआ, जहां से दर्ज किया गया है। जो आप मेरे पीछे इलाका देख रही हैं, ये दरअसल आमतौर पर साल के 365 दिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो आप समझिए कि ये सिर्फ इजराइल नहीं है, सिर्फ अरब मुल्क ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं, बल्कि हर कोई यहाँ आता है। उनकी आस्था यहाँ पर ईसाइयों की भी है, यहूदियों की भी है, मुस्लिम की भी है। जो मानते हैं हमारी मस्जिद है, ईसाई मानते हैं कि अंदर हमारा चर्च है, तो यहूदी मानते हैं कि जो वेस्ट वॉल ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक वेस्ट वॉल है, और इसी के ठीक अंदर जो है अल मस्जिद जो है, बहुत ऐतिहासिक इसकी पहचान है, वो यहाँ पर है। तीनों धर्म के लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। लेकिन शुक्रवार को भीड़ के बीच अचानक शनिवार को यहां से जब रॉकेट चले तो सबसे पहले उसको काउंटर किया गया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। रविवार को फिर रॉकेट चले, सोमवार को भी इससे यरूशलेम के इस छोटे से पवित्र हिस्से के बाहर जो इलाके में है वहां पर रॉकेट दागे जाते। यहां तक कि यहां से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वहां रॉकेट के ताजा निशान है। लोग मारे गए, घरों पर नुकसान हुआ, तगड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इन सब के बीच हुआ यह है कि अब ये पूरा इलाका खाली हो चुका है, सन्नाटे में, जिसे गोस्ट टाउन कहा जाता है। सड़कों पर लोग नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, घर खाली है, दुकान मकान प्रतिष्ठान बंद हैं, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खाली है। और उसकी वजह यह है कि लोगों को लगा कि यरूशलेम पर भी हमला हो सकता है। जवाबी कार्रवाई के लिए दरअसल यहां बहुत सारे फौजी हैं, वो नहीं चाहते उनका चेहरा दिखाई दे। बड़ी संख्या में रिजर्व फोर्स यहां पर 18, 19 साल, 20 साल के बच्चे जो पढ़ाई के बाद तुरंत पहले सेना में जाते, उन सबको यहां भारी भरकम हथियारों के साथ लगाया गया है। एक चुनौती आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहां क्यों। दरअसल लोगों को ये लग रहा है कि उत्तरी सीमा से जो जो लड़ाके घुसे हैं आतंकी संगठनों के, चाहे वो हिजबुल्लाह के, आईपीजे के, वो दरअसल कहीं यरूशलेम में रहने वाले जो अरब देशों के नागरिक हैं, कहीं उन्होंने उनको पनाह ना दी हो। और एक डर ये भी इजरायली इंटेलिजेंस को है कि संभवतः वो सिविलियंस के बीच जा करके या तो ब्लास्ट कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर सघन सर्च अभियान के साथ साथ, जो कि आपको समझिए कि जहां से मुझे 7 से 8 मिनट का समय लगना था, 1.5 घंटे लगे। 8 से 9 बार मेरे अपने पासपोर्ट, बैग, हर चीज की तलाशी हुई है, क्योंकि हर स्ट्रेंजर को शक की नजर से देखा जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं, लोग डर में हैं, सहमे हुए हैं, सदमे में हैं, और इसीलिए या तो घरों में हैं या जेरूशलेम छोड़ करके दूसरे उत्तर की तरफ हाइफा या दूसरे शहरों में सुरक्षित जा चुके हैं। चित्रा, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। आशुतोष, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज दिन भर आपने उनकी रिपोर्ट देखी है, जान जोखिम में डालकर आज तक के हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग हिस्सों से अपनी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो एक बार फिर से 1000 के करीब हो चुका है। इसमें 115 जो है इस्राएली फौजी भी शामिल है, जिसकी पुष्टि इस्राएली सरकार ने की है। लेकिन इस्राइल का कहना है कि हमास के इन हमलों की सारी रणनीति लेबनान में तैयार हुई है। यहाँ पर लेबनान में बीरूत में ये पूरे जो है ये हमले इस्राइल के खिलाफ संयोजित किए गए, और जितने भी हथियार और सामान है वो यहाँ से ही, यानी लेबनान से ही इन हमलों को अंजाम दिया गया। मैं इस वक्त लेबनान में इस्राइल और लेबनान की सीमा पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो भी आप इलाके देख रहे हैं, ये फलस्तीन की टेरिटरी है, यानी हम कह सकते हैं कि इस पर इस्राइल का कंट्रोल है। और यहाँ पर पिछले 4 दिन से लगातार जबरदस्त तनाव बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ
हिजबुल्लाह की तरफ से इस्राएली मिलिट्री पॉइंट्स पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहां उसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल की तरफ से आर्टिलरी फायर जो कि छोटे छोटे मिसाइल्स हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों की और खासतौर से इस सीमावर्ती इलाकों में चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से कई जगहों पर इस्राएली सेना को ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, उस बीच फिलहाल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी तक इस्राएली सेना की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सोमवार को जो एक मुठभेड़ यहीं मेरे पीछे इस सीमा पर हुई थी, जो इसराइल और लेबनान की सीमा है, यहाँ पर डिप्टी कमांडर जो है इस्राएली सेना के डिप्टी चीफ वो मारे गए हैं और उसकी पुष्टि इसराइल ने की है। काफी तनावपूर्ण हालात न सिर्फ इस सीमा पर है बल्कि इससे ज्यादा कहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में है, जहां लगातार अभी भी जो हमास के लड़ाकू हैं और इस्राएली सेना है उसके बीच लड़ाई जारी है। यहाँ तक कि जो बैरिकेड्स हैं अब उनमें और बढ़ा दिया है, जो इस्राएली सरकार ने गाजा की पट्टी में, जहाँ पर बिजली और पानी के साथ साथ अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। तो कहीं न कहीं जिस अंदाज से पिछले 3 दिन के दौरान लगातार जो भी घटनाएं घट रही थी, उनकी तस्वीरें, उनके फोटोज सोशल मीडिया के माध्यम से या हमास के माध्यम से जो देश दुनिया हर जगह पर पहुंच रहे थे, उनमें भी कुछ बाधाएं अब आने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं न कहीं अगर हम लेबनान की बात करें, लेबनान पूरी तरह से परिस्थितियों को समझ रहा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है वो उसने खुलेआम जो है हमास के इन हमलों की जो है हिमायत की है और इन हमलों को कहीं न कहीं सही माना है। तो वो उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं अगर इसराइल की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ लेबनान में होती है। लेकिन इसराइल का कहना है कि जितनी भी योजनाएं इसराइल के खिलाफ इन हमलों की बनी है वो ईरान की तरफ से यहीं पर यानी लेबनान में ही अंजाम दी गई है। आने वाले दिनों में हम लेबनान की हर उस गतिविधि पर नजर रखेंगे कि आखिर हमास और हिजबुल्लाह किस तरह से यहाँ से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ये सीमा जो कि उतनी इस पे मौजूदगी इस्राएली सेना की नहीं है, किस तरह से एक रास्ता या एक हम गेटवे कहें वो न सिर्फ हथियारों की सप्लाई के लिए बल्कि साथ ही साथ लड़ाकों के लिए अब यहाँ बन रहा है, उस पर और विस्तार से हम आने वाले दिनों में जो है जांच भी करेंगे और जमीनी हालात भी टटोलेंगे। अशरफ वानी, इसराइल लेबनान बॉर्डर, अल अमीन, आज तक। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर आज तक पहुंचने वाला पहला चैनल है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, वहां पर हालात कैसे हैं विस्तार से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। फिर से आशुतोष आपका रुख करते हुए, चूंकि तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से यरूशलेम को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये जो आग है वो और ज्यादा भड़क सकती है, आग में घी डालने का काम उनकी ओर से किया गया है। वो बयान में पढ़ देती हूं, उस पर आपका जवाब लूंगी। उन्होंने पहले तो मध्यस्थता की पेशकश कर दी, उसके बाद वो बोलते हैं कि तुर्की कहना चाहेगा कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं। हमारा मानना है कि जब तक 1967 की सीमा के हिसाब से स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन नहीं स्थापित हो जाता जिसकी राजधानी यरूशलेम हो, तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। ऐसे में दूसरे तमाम ऐसे मुल्क हैं जो आग में ऐसा लग रहा है घी डालने का भी काम करें। दोनों हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, मैं फौरन आ रही हूं, उसके पहले आशुतोष आपका जवाब। देखिए, लड़ाई दरअसल दशकों से जो चली आ रही है वो यरूशलेम को लेकर के भी थी, लेकिन जब दुनिया इसे मान्यता दे रही है इजराइल की राजधानी के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं इजराइल की जीत है। तो एक तुर्की अगर समर्थन करता है कि फिलिस्तीन क्या चाहता है या फिलिस्तीन की पहचान इससे बनेगी या इससे शांति लौटेगी, अगर ऐसा होता तो आप ये भी समझिए कि इजराइल कोशिश कर रहा था अरब देशों के चाहे सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना हो। अगर रिश्ते बेहतर होते हैं मिडिल ईस्ट देशों के साथ इजराइल के, तो नुकसान सबसे ज्यादा जो फिलिस्तीन और उसके समर्थकों का होता था। इसीलिए एक संभावना इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि क्या कहीं कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है ताकि इजराइल के रिश्ते मिडिल ईस्ट से बेहतर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पूरी टेरिटरी में, पूरे बेल्ट में या मेडिटेरेनियन के आसपास शांति व्याप्त हो जाएगी। और आप बेहतर जानती हैं कि शांति बहुत सारे कारोबार के लिए बेहतर नहीं होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई सारे ऐसे मुल्कों का है जो चाहते हैं कि आग लगती रहे, उनका कारोबार चलता रहे। लेकिन आप समझिए कि चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे गजा पट्टी का इलाका हो, चाहे इजराइल के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके हों, मासूम लोग ही तो निशाना बने हैं, मासूम लोग ही तो मारे गए हैं।
बिल्कुल। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी आशुतोष आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आशुतोष, जो मोबिलाइजेशन हुई होगी वहां पे, तो क्या सिविलियंस में किस किस्म का खौफ है? जो इजरायली सिविलियंस है, बिकॉज इजरायली सिविलियंस ने, इजरायली पॉपुलेशन ने कभी दहशत नहीं देखी थी, इतनी बड़ी दहशत नहीं देखी थी। वहां किस किस्म का खौफ है, या लोगों में जोश है, या मिक्स्ड रिएक्शन है? क्या है वहां पे, हालात क्या है एक्चुअली पॉपुलेशन के? क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। इजराइल को तकरीबन 3 लाख लोग मोबिलाइज करने पड़ेंगे। रिजर्विस्ट में वॉलंटियर्स आ जाते हैं, एज्ड भी आ जाते हैं, 49-50 ईयर्स के बाद भी आ जाते हैं लोग, लेकिन वो कैसी दहशत है वो डिसाइड करेगी कि कितना ये लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं और कितना पर्सनल फाइट हो सकती है गाजा स्ट्रिप में। लोग मतलब इन्फेंट्री टाइप ऑपरेशंस। जी, दो चीजें समझिए, जो कॉम्बैट फोर्स है इजराइल की वो पहले ही उत्तर में लेबनान सीमा पर और दक्षिण में गजा पट्टी सीमा पर भेजी जा चुकी है, लेकिन शहरों के बीच व्यवस्था बनी रहे, चाहे सर्च अभियान हो या जो आतंकी आ रहे हैं उसके लिए रिजर्व फोर्स बढ़ाई गई। यहां तक कि यहां विपक्ष के नेता और इजराइल के पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे उन तक सबने हथियार उठा लिए हैं। साथ ही जो बच्चे, चूंकि यहां पर सेना में भर्ती होना अनिवार्य है और उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल पास करके निकलते हैं उन सबको लगाया गया है। जहां तक डर की बात, आप सीधे समझिए कि अगर मेरे पीछे सबसे व्यस्ततम इलाकों पे अगर आप आज सन्नाटा देख रहे हैं, वो भी शाम के समय, ये अपने आप में खौफ का प्रतीक है। लोग इस यरूशलेम छोड़कर भाग चुके हैं, टेल अवीव में हैं क्योंकि वहां पर सब ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है, या फिर हाइफा या दूसरे इलाकों में चले गए। तो डर है, और डर के चलते जो वॉलंटियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर था आपको रिजर्व में रिपोर्ट करना है, तो लोग तुरंत रिजर्व फोर्स का हिस्सा बन के चले गए। उस मोबिलाइजेशन को कई हिस्सों में, एक कॉम्बैट फोर्स है, कॉम्बैट के पीछे लॉजिस्टिक फोर्स है, लॉजिस्टिक के पीछे सप्लाई लाइन है और डिफेंस फोर्स है। रात में भी हर इलाकों पर इतनी सघन बैरिकेडिंग है कि आधे घंटे का समय पूरा करने में 2 घंटे लगते हैं। तो हां, ये कह सकते हैं कि लोगों में डर है, क्योंकि 70 के दशक में उन्होंने देखा था इस तरह का इंट्रूजन जब दूसरे देशों ने हमला किया था, मिडिल ईस्ट के 2 देशों ने। लेकिन उसके बाद ऐसी तस्वीर है कि हजारों की संख्या में रॉकेट आए, 2 सीमाओं से आतंकी घुस रहे हैं और लोगों की जान पर खतरा अभी भी बरकरार है। मेजर जनरल संजय मिश्रण, आपसे अशरफ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जनरल मिश्रण। अशरफ, 2 छोटे सवाल। पहला तो है 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी, और 2007 में मैं खुद इजराइल में था, तो वहां पर हमें जो बताया गया था कि हिजबुल्लाह को इतनी टारगेटिंग की है कि वो जिंदगी भर या कई सालों तक वापस लड़ाई करना नहीं चाहेंगे। साथ ही में वो गाजा स्ट्रिप में देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। तो आपकी असेसमेंट क्या है कि हिजबुल्लाह क्या इस इलाके से कोई ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहेगा या नहीं? और दूसरा, वहां क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं और आप सबको पता है कि भारत से आए हैं, तो वहां के लोगों को भारत से कोई अपेक्षा है कि नहीं? अशरफ। जनरल साहब, अगर हम लेबनान की बात करें तो इसराइल का ये कहना है कि लेबनान में ही, बीरूत में ही ये पूरा जो है इसराइल पर हमला, इसकी रणनीति बनी, इसके हथियार आए और ये ईरान की तरफ से जो है इसराइल पर एक युद्ध थोपा गया या युद्ध किया गया, जो हमास ने किया और हिजबुल्लाह ने भी 2 दिन से लगातार जो है वहां पर रॉकेट दागे हैं इस्राएली सेना की पोजीशनों पे। दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। मैं बिल्कुल, मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं ये सभी फलस्तीन का इलाका है जो इजराइल कंट्रोल करता है, और यहां तक कि मैं यहां से नंगी आंखों से भी देख पाता हूं कि इसराइली की आर्मी पोजीशन यहाँ साफ नजर आ रही है मेरे पीछे। लेकिन यहाँ पर कोई फौज का, जिस तरह से हमारे देश में पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ लगने वाली सीमा पर फौज की तैनाती होती है, ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर लेबनान में जो खबरें आई हैं हमारे सामने, कल जो है हमास और हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकू जो हैं मेरे पीछे बिल्कुल कुछ ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूर इसराइल की एक चौकी पर कब्जा जमाने के लिए घुस गए थे। वहां पर एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें डिप्टी कमांडर जो है इस्राएली सेना के, वो मारे गए हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में उन्होंने दम तोड़ा। और भी कुछ कैजुअलिटी जो है इस्राएली सेना की यहाँ हुई है। जहां तक आपने हिजबुल्लाह की बात की है, पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह के बराबर कोई नॉन स्टेट एक्टर ताकत के तौर पर नहीं है। यहाँ तक कि कई सारी सेनाएं जो हैं मिडिल ईस्ट में कुछ देशों की, वो उनकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। इन देशों के पास अपनी उतनी बड़ी सेनाएं नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह, ईरान ने एक ऐसा फोर्स बनाया है जिसमें उनका दावा है कि 1 लाख लड़ाकू उसमें शामिल हैं, जो काफी प्रशिक्षित है और किसी भी वक्त मरने मिटने के लिए तैयार है। और जो शनिवार को जो ये हमलावर गए थे, उनमें माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के भी कुछ लोग शामिल हुए थे। और यहाँ पर
हिजबुल्लाह की बैकिंग लेबनान में भी और कई सारे देशों में जो आस पड़ोस में इसराइल के हैं, वहां पर पूरी तरह से जो है हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अशरफ वानी हमारे संवाददाता लगातार लेबनान इजराइल बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत सरीन जी, सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी और हमारे साथ MIM के प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास में आऊंगी फौरन, वारिस पठान जी। लेकिन सुशांत सरीन जी, आगे आप क्या देख रहे हैं अब इस पूरे मामले में? देखिए, आगे तो ये है कि अभी तो इजराइल की प्रतिक्रिया हो रही है और उनके ऊपर खून सवार है, उनके सर पर खून सवार है, बिकॉज जिस तरीके की बर्बरता हुई है इजराइल के अंदर और अभी भी हो रही है, और अभी भी इनके छापामार जो है हमास के कुछ कुछ जगहों पे इन्फिल्ट्रेट करके सिविलियंस को मार रहे हैं और एक लिहाज से कोल्ड ब्लड में मार रहे हैं। तो प्रतिक्रिया तो बहुत तीव्र होने वाली है और इसका शायद कोई पैरेलल नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। अभी तो बाकी दुनिया भी इजराइल के साथ है, क्योंकि बाकी लोगों की भी आंखें खुली हैं कि भाई ये क्या हमने चीज जो है जिसको पाल रखा है, और उस पर एक प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि पश्चिमी देश अब ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके की डेमोन्स्ट्रेशंस हमने देखी हैं कि हमास का जी अपनी बात जिस को आगे तरीके का बढ़ाएं। हमास का समर्थन हम देख रहे हैं अपने देशों के अंदर, तो कल को ये लोग तो हमारे यहां पर भी यही काम करेंगे। तो ये भी एक वहां पर एक सेंटिमेंट अब बढ़ते जा रहा है और आपको बहुत नजर आ रहा है। लेकिन आज से हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब ये जंग जारी रहेगी, तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल की प्रतिक्रिया देखकर एक और भी रिएक्शन होगा, ना सिर्फ पश्चिमी देशों में लेकिन जो इस्लामी देश हैं उनमें। फिर ये देखना होगा कि क्या दूसरा फ्रंट खुलता है या नहीं। मैं जनरल मेस्तन से एग्री नहीं करता। इजरायली जो मर्जी बोलते रहे, 2006 में जब इजरायलियों ने लेबनान के ऊपर धावा बोला था हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो एक लिहाज से इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी। इजराइल ने के जो उद्देश्य थे उस ऑपरेशन के, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इजराइल का एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और एक लिहाज से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे और फाइनली उनको पीछे हटना पड़ा था। और हिजबुल्लाह 2006 से आज तक हिजबुल्लाह की पावर, एक तरीके की उनकी जो टेक्नोलॉजी उनके पास आई है, जिस तरीके का उनका रिक्रूटमेंट रहा है, जिस तरीके के टैक्टिक्स हैं, जिस तरीके की वेपनरी है उनके पास, इजराइल नहीं चाहेगा कि एक दूसरा फ्रंट खुले। अगर दूसरा फ्रंट खुलता है तो फिर और प्रॉब्लम होती है, और अगर दूसरा फ्रंट खुलता है तो फिर क्या अमेरिका इजराइल के पक्ष में उभर करके आएगा या बाकी कोई देश आएगा? और अगर वो होता है तो फिर ईरान का क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और अगर रूस जिसका एक इंटरेस्ट है या तुर्की जिसका एक इंटरेस्ट है, वो क्या चुप करके बैठे रहेंगे या समर्थन करेंगे? ज्यादातर तो जो इस्लामिक देश है वो आजादी की लड़ाई इसको करार देने में लगे हुए। ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, तुर्की की ओर से भी। सर वक्त की कमी है, चारों और मेहमाने जल्दी जल्दी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अश्विनी मोहपात्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, ज्यादातर इस्लामिक देशों की ओर से आजादी की लड़ाई इसको करार दिया जा रहा है। अब इसके जरिए किस तरह की स्थिति बनते हुए आगे आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? आजादी किसकी है? आजादी जो है वो पैलेस्टीनियन की है। बिल्कुल। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। पैलेस्टीनियन जो है उसके मूवमेंट किसने चले? अल-फतह ने, PLO ने। ये एक सेकुलर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे। लेकिन ये आजादी एक धर्म के नाम पे आजादी को, ये आजादी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक धर्म को नाम पे ही लोगों को ब्रूटल किलिंग कर रहे हैं। उनके जो स्ट्रेटेजी वो टेररिज्म है। इस तरीका से जो था वो कभी फतह ने जब 1987 ने उसको छोड़ दिया था, ताकि जो पहले था, देखिए आज की जो संभव कंटेक्स्ट अलग हो गया। आप आजादी कह रहे हो कि धर्म के नाम पे, इसके बाद धर्म को लेके उसी को फिर बनाओगे देश। मुझे तो लगता है कि पैलेस्टीन के अंदर ही उसका रेजिस्टेंस है हमास आइडियोलॉजी को लेके, जिसको आप कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। बिल्कुल। लेकिन ये जो है कुछ जिस तरीका से हमास ने उसको प्रोजेक्ट किया, एक धार्मिक टाइप का जो स्ट्रगल है, वो लेकिन रियलिटी में है नहीं। कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स जो है ये केवल एक्चुअली रिलीजन बेस्ड नहीं है। रिलीजन इज वन ऑफ देम, इट इज नॉट दी वन फैक्टर। ये मैं कहना चाहता हूं। तो उसको बाहर प्रोजेक्ट करना कि ये रिलीजियस है, ये भी एक गलत है।
और जो लोग भी बहुत सारे एक्साइटेड हो रहे कि ये एक धर्म विशेषज्ञ लोगों की जीत है, वो नहीं है। ये होता तो सऊदी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, इजिप्ट क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, यूएई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। हमास को सपोर्ट करने वाला है शियाइट मेजोरिटी स्टेट ईरान है। ईरान आज के डेट में हमास को यूज करे एज ए प्रॉक्सी, एज ए एजेंट, एज ए पॉपेट। उसका काम हो जाएगा, छोड़ देगा। क्योंकि आप हिस्टोरिकल रिलेशन देखोगे शिया सुन्नी का अंदर, ये तो बहुत बड़े डिवीजन है। पाकिस्तान में देखिए शिया मॉस्को पर कैसे अटैक हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये कंप्लीट, इसको कहते हैं रियल पॉलिटिक। ये उसको हमास को यूज कर रहा है वो फ्रंट में अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल के साथ वहां पे जो पावर इम्बैलेंस हुआ है, ईरान अपने को क्लेम करता है एज ए नेचुरल पावर। वो कहता है कि मैं एक सबसे बड़ी रीजनल एक्टर हूं, और विदेशी शक्ति बेसिकली अमेरिका को अपोज करता है। अमेरिका के साथ इजराइल है, इसलिए इजराइल के साथ उसका टेंशन है। ये जो पैलेस्टाइन राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, इसको एक ग्राउंड एक्सक्यूज रखे और वो हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी हमास के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच होने वाला था, क्या उसको भी डिरेल करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है? सर मैं लौटूंगी, दो पॉलिटिकल मेहमान, उनकी कोई टिप्पणी नहीं हो पाई है। एक बार जल्दी जल्दी उनकी मैं बात ले रही। ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात को पूरी कर लें आप। अश्विनी महापात्रा जी, 2 लाइन में जल्दी से सर। जी जी जी। हाँ देखिए, मैं इसको, ये जो अटैक हुआ है ये पहले से प्लानिंग है। ईरान के इसमें शुरू से उसके हाथ दिखता है। और ईरान, क्योंकि मैं साउथ लेबनान में उनके टनल के अंदर एक दिन पूरी बिताया है, मुझे ये 100% श्योर है गाजा पट्टी में ईरान की सहायता में वहां टनल बनी हुई है। प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान जी, दोनों से एक एक टिप्पणी। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपसे। देश के भीतर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले में प्रेम शुक्ला जी क्यों देखने को मिल रही है? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है चित्रा जी। आतंकवाद के पीड़ित देश के रूप में भारत भी रहा और आतंकी हमला जो है इजराइल पर भी हुआ है। आप आतंकवाद को किसी भी स्वरूप में समर्थन नहीं दे सकते। फिलिस्तीन अलग मामला है, हमास और हिजबुल्ला ये फिलिस्तीन नहीं है। फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों से आप जो है हमास और हिजबुल्ला की तुलना नहीं कर सकते। जो लोग हमास और हिजबुल्ला को जो है उस पर, उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई को फिलिस्तीन के विरुद्ध बताई गई कार्रवाई बता रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश को भी धोखा दे रहे हैं, आतंक के विरुद्ध लड़ाई को भी धोखा दे रहे हैं, और विश्व जो है इस धोखे में आने वाला नहीं है। जैसा कि भी स्वयं जो है जो महापात्रा जी ने कहा कि भाई सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इस तरह के देश जो हैं वो क्यों शांत बैठे हुए हैं? हालांकि सब फिलिस्तीन के समर्थक हैं, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास की आतंकी गतिविधियों को कोई भी जो है प्रामाणिक करने का कार्य नहीं कर सकता, उसको प्रमाणित नहीं कर सकता, उसका विरोध ही होगा। अमेरिका, यूरोप समेत समग्र विश्व जो है उसका विरोध कर, और भारत जो है समग्र विश्व में आतंक से पीड़ित देश होने के नाते आतंक के सकल सफाई के पक्ष में है। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद पर, और इजराइल हमारा आतंक के विरुद्ध लड़ाई में मित्र देश है। ऐसे में आतंक के पीड़ित देश के समर्थन में हमें खड़ा होना चाहिए। अब कुछ लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसको जो है मुस्लिम राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? वारिस पठान जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है सर, वारिस पठान जी। जी 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 चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात, हम हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन करते हैं, हर प्रकार की वायलेंस का खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, हम वायलेंस की निंदा करते हैं, और यहां तक बोलते हैं कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मगर चित्रा जी, यह देखा क्या जा रहा है, 90 साल से लड़ाई चल रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा चित्रा जी। आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी को अपने घर के अंदर रहने के लिए जगह दे दिया, आपने उसको खाना दिया, पीना दिया, रखा उसको, सब किया, और उसी ने आपको अगर घर से निकाल दिया, आपके बच्चों को मार दिया, तो क्या करेंगे फिर? आप एक अकॉर्ड साइन कर दिए, पीस अकॉर्ड आपने साइन कर लिया 13 सितंबर 1993 को, कि ठीक है, जिसको ओस्लो पीस एग्रीमेंट के नाम से बोला गया कि हम ऐसा लड़ाई को खत्म करेंगे, पैलेस्टाइन को एक अलग जगह दे देंगे, अलग स्टेट बना के दे देंगे, अलग कंट्री बनाएंगे। आज 30 साल से आप कुछ नहीं कर रहे हो, हर दिन लोगों की जाने जा रही है।